गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 17 दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझने के लिए, याद करने के लिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें। आइए अब हम देखते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? समझा कर लिखिए। देखिए, इस पिछले पार्टों में हमने इसकी व्याख्या बताते हुए गज़लों की मैंने आपको बताया था कि जितने भी शब्द इसमें प्रयोग हुए, जैसे चिराग है, गुलमोहर है, ये इस तरह के जितने भी प्रयोग हुए हैं शब्दों के, वो सब प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किए गए हैं, प्रतीक के लिए प्रयोग किए गए हैं। गुलमोहर गुलमोहर के लिए, चिराग चिराग के लिए ही नहीं प्रयोग किया गया है, उनका प्रयोग एक प्रतीक के रूप में किया गया है। जैसे आपने आखिरी शेर पढ़ा होगा कि जिएं तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। अर्थ आपने पढ़ा था तो इसका उत्तर आपको आसानी से पता होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि यहाँ उसमें कोई सांकेतिक अर्थ है कि नहीं है, और है तो किस लिए है। देखिए, गुलमोहर एक खास तरह का फूलदार वृक्ष है। इसके नीचे बैठने से लोगों को प्रसन्नता का अनुभव होता है। जैसे फूलदार वृक्ष है, वो फूल खिले हों, उसके नीचे हम बैठेंगे तो हमें खुशी मिलती है, ठीक है ना। उसके नीचे बैठने से लोगों को प्रसन्नता का अनुभव होता है। कवि ने गुलमोहर का सांकेतिक प्रयोग ऐसे भारत के लिए किया है जिसका सपना उसने देखा था। कवि ऐसे भारत की कल्पना करता है जहाँ शांति व सुख की छाया हो, ठीक है ना। तो जैसे हम गुलमोहर के वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसी तरह से यहाँ पर गुलमोहर का मतलब भारत, पूरा ऐसे भारत की कल्पना की थी जहाँ लोगों को सुख और शांति मिलेगी। ओके, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये दूसरा प्रश्न जो कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है, ठीक ना, और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? यह पहला शेर आपको याद होगा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो पहले शब्द में चिरागा बहुवचन आया है, दूसरे वाक्य में वहीं कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, चिराग शब्द आया है। तो पहले में बहुवचन के लिए और दूसरे में एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि ऐसा उसने क्यों किया है, काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, ठीक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, पहली बार चिराग शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है प्रत्येक घर के लिए खुशियाँ। क्योंकि अर्थ पढ़ते समय आपने कहा, देखा था, उसमें बताया था मैंने कि हमारे नेताओं ने ऐसा लोगों को आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम प्रत्येक घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है ना। तो यही है कि पहली बार चिराग शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है, जिसका अर्थ है प्रत्येक घर के लिए खुशियाँ। कवि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराना था, ठीक है ना, यानी पहली बार चिराग जो प्रयोग हुआ था, तो यहाँ ये था कि हम प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी बार चिराग शब्द का प्रयोग एक वचन में किया गया है, ठीक ना, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, एक वचन के लिए या एक वचन में किया गया है, जिसका अर्थ है कि पूरे शहर या समाज के लिए भी एक सुख सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। जिस व्यवस्था में सबके लिए खुशियों की आशा की गई थी,
वहाँ पूरा समाज एक छोटे से सुख के लिए आज तरस रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें। यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? तीसरा शेर आपको याद होगा। तीसरा शेर है कि हाँ, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो यहाँ दुष्यंत जी ने अर्थात कवि ने किस प्रकार के लोगों की ओर इशारा किया है? देखिए यहाँ गज़ल के तीसरे शेर में कवि ने लोगों की तरफ उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, अर्थात उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती, वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसे लोग जो भाग्य पर निर्भर रहते हैं और जितना मिले उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों की जीवन की आवश्यकताएं सीमित होती हैं और वो कठिनाइयों का चुपचाप सामना कर लेते हैं, उसको सह लेते हैं, लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की तरफ इस शेर में इशारा किया गया है। ओके बच्चों, उम्मीद है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन इस चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।